हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जहां से हमने बात छोड़ी थी एग्जैक्टली उसके आगे से बात करेंगे। हमारा वही सेकंड चैप्टर कंटिन्यू कर रहा है। इसी में उत्पादन कर और उत्पाद कर क्या होता है हम लोगों ने बात पिछले वीडियो में की है। अब यहाँ पर जो व्यवस्थित रूप से लिखा हुआ है उसको एक एक करके डिस्कस करते चले आते हैं, फटाफट वीडियो कंप्लीट होगा ये। अच्छा, उत्पादन कर तथा उपदान, क्या उत्पादन कर ही है और उत्पादन उपदान की ही बात हो रही है। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो कौन से टैक्सेस जो प्रोडक्शन से संबंधित है, जो उत्पादन से संबंधित है, तो टैक्स सरकार लगाती है, उपदान सरकार देती है। तो एक हाथ से ले रही है, एक हाथ से दे रही है, ऐसा समझ लो। तो जो ले रही है वो टैक्स है, उपदान है वो दे रही है। लेकिन नॉर्मली सरकार टैक्स ज्यादा लेती है, उपदान कम देती है। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास और सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो सरकार, अच्छा, तो होता क्या है, इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्शन टैक्सेस। अच्छा, और दूसरा क्या है, उत्पादन के संदर्भ में होते हैं। किसके संदर्भ में होते हैं? उत्पादन के संदर्भ में, तथा उत्पादन की मात्रा से स्वतंत्र होते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो, आप 1 इकाई बना रहे हो, आप 0 इकाई बना रहे हो, आप 50 इकाई बना रहे हो। जैसे जैसे आपका है भूमि कर, आपको जमीन पर टैक्स देना ही पड़ेगा, भले ही आप उस जमीन का कोई प्रयोग करो या ना करो। जैसे स्टैम्प पेपर जब आप खरीदते हो ना, तो कई तरह जैसे कंपनी रजिस्टर करानी है, तो आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत छोटी हो सकती है, सबको बराबर देना है। तो इस तरह की चीजें क्या होती है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको लगेगा, आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हो उससे फर्क नहीं है, मात्रा से स्वतंत्र है। समझ रहे हैं ना, किसकी? उत्पादन की मात्रा से ये स्वतंत्र होते हैं। ऐसे ही पंजीकरण शुल्क, मैंने बताया कि आपको कंपनी रजिस्टर करानी है, आपको पंजीकरण कराना है अपनी कंपनी बनाने का, सबको फीस बराबर है। वही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी पंजीकृत है, वो एक छोटी सी कंपनी वो भी पंजीकृत है, दोनों का पंजीकरण शुल्क बराबर है सरकार के लिए। तो यहाँ पर जबकि रिलायंस इंडस्ट्री कितना सारा प्रोडक्शन कर रही है और कोई है जो बिल्कुल भी बहुत ही कम कर पा रहा है, तो ऐसे में क्या होता है कि चाहे आप कितनी मात्रा बना रहे हो उससे कोई लेना देना नहीं है, तब उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडीज, जब इसी तरह की चीजों के लिए उपदान मिल रहा हो तो। अच्छा, और उत्पाद में क्या हो जाता है? उत्पाद में हो जाता है कि प्रति इकाई उत्पाद के संदर्भ में होता है। यहां पर आप कितना बना रहे हो, जो मात्रा है उत्पाद की, उस यानी कि उत्पादन की मात्रा पर यह डिपेंड कर रहा है, ये उससे स्वतंत्र नहीं है। अगर आपका उत्पाद ज्यादा है तो आपको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, अगर आपका उत्पाद कम है तो यहां पर टैक्स कम देना पड़ेगा। कौन सा टैक्स? प्रोडक्ट टैक्स, उत्पाद कर। लेकिन उत्पादन कर दोनों को बराबर देना पड़ेगा। कंपनी रजिस्टर कराने में दोनों को फीस बराबर देनी पड़ रही है। यहां पर आपने ज्यादा उत्पादन किया हुआ है तो आपको हर इकाई के हिसाब से ज्यादा देना पड़ रहा है, यहां पर आपने कम उत्पाद किया हुआ है तो कम देना पड़ रहा है। ये बात हम लोगों ने पहले कर ली थी। जैसे क्या क्या है, जैसे उत्पादन कर, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एक्साइज ड्यूटी टाइप की चीजें लगाया करते थे, जितनी इकाई बना रहे थे तो उस पर लगाते थे। तो अब कंफ्यूज मत होना, यहां पर जो लिखा हुआ है ना, देखो एक तरह से वहां पर हम लोग पढ़ इसको रहे तो उत्पादन कर, ठीक है, तो यहां पर हम लोगों के यहाँ उस कर का नाम उत्पादन कर हो जाता है, तो आप इसको छोड़ भी दो, इसको मत याद रखो, चलो ये हटा दो। यहां पर आप समझो सेवा कर, आप जितनी ज्यादा सर्विसेज बना रहे हो उसी हिसाब से आपको पैसा देना पड़ता है। जैसे ये परसेंटेज के हिसाब से पहले 14% चला करता था, ठीक है, जीएसटी के पहले, अभी फिर 14.5 हुआ था, अभी मान लीजिए 18% सेवा कर आपका लगता है जीएसटी के बाद। अब 18% लगता है तो आप मान लीजिए मैंने 100 रुपए की सेवा दी, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं और आपने मुझसे फीस ली और जीएसटी रजिस्टर्ड हूं, तो मैंने आपको क्या किया, हालांकि यहाँ प्रोफेशनल टैक्स लगेगा, कोई भी सर्विस मान लेते तो आपको 100 रुपए पर 118 रुपए का आपने टैक्स दे दिया, तो 118 रुपए टोटल बन गया। लेकिन मैंने 2 पेशेंट्स देख लिए तो मैंने 200 रुपए की फीस ले ली, तो 18 दूनी 36 लगेगा। क्यों? उसी प्रपोर्शन में, उसी अनुपात में, तो 236 रुपए का हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर सेवा कर जो है वो प्रति इकाई लग रहा है कि कितना आप बना कर रहे हो उस हिसाब से लगेगा। ऐसे ही निर्यात और आयात पर जब आप लगाते हो तो यहाँ पर वही है, कस्टम्स ड्यूटी भी लगती है, ठीक, तो जितना ज्यादा आप अगर इंपोर्ट कर रहे हो उस हिसाब से कस्टम्स ड्यूटी आपकी ज्यादा लगेगी। तो ये प्रतिशत में जो चीजें चल रही होती है ना, वो हो जाती है एक तरह से उत्पाद कर, और जो फिक्स होता है कि 6,000 रुपए आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन फीस लगेगी, तो वो आपका उत्पादन कर जैसी चीज हो गई, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसी में क्या होता है ये भी मैं बता चुका हूं, साधन लागत में केवल उत्पादन के साधनों को, कोई इसमें टैक्स नहीं दिया गया, सरकार को कुछ नहीं जोड़ा गया, को किया गया भुगतान शामिल होता है। जिन जिन लोगों ने काम किया, वेज दिया, आपने मजदूरी दिया, आपने प्रॉफिट दिया, आपने इंटरेस्ट दिया, आपने प्रॉफिट जो बना एंटरप्रेन्योर को वो दिया, सरकार से कोई लेना देना नहीं है। तो जो खर्चा आया, जो जीडीपी निकल करके आई, उसको हम लोग बोलते हैं साधन लागत पर जीडीपी है, वो किस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर जीडीपी, ठीक। अच्छा, अब इसी में क्या होता है, बाजार कीमतों पर जब निकाला जाता है तो सब जोड़ देते हैं, सब मतलब क्या क्या, प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडीज भी ऐड कर दिया, मतलब प्रोडक्शन टैक्स को ऐड किया, प्रोडक्शन सब्सिडीज को घटाया, सब्सिडीज को हम लोग घटाते ही हैं, और ऐसे ही प्रोडक्ट टैक्स को भी जोड़ दिया और प्रोडक्ट सब्सिडीज को घटा दिया। तो नेट प्रोडक्शन सब्सिडीज, सॉरी नेट प्रोडक्शन टैक्स, यानी कि निवल उत्पादन कर जोड़ दिया और निवल उत्पाद कर जोड़ दिया, तो आपको मिल जाता है बाजार कीमतों पर, ठीक है। तो बाजार कीमतों पर जीडीपी के आंकलन के लिए हमें साधन लागत पर जीडीपी में
कुल अप्रत्यक्ष करों को जोड़ना होता है। तो यही जो आपको मैंने बताया था, कर अप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में आपका इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, वो अलग है। अप्रत्यक्ष कर जो लग रहे हैं उसमें आपने कुल को जोड़ दिया, तो कुल में क्या आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया और प्रोडक्ट भी आ गया, उत्पादन भी आ गया और उत्पाद भी आ गया। ठीक, उनको जोड़ दिया तथा कुल उपदान को घटा दिया, तो आपने टोटल प्रोडक्शन टैक्स जोड़ दिया, टोटल प्रोडक्ट टैक्स जोड़ दिया, लेकिन प्रोडक्शन सब्सिडीज को घटा दिया और प्रोडक्ट सब्सिडीज को भी घटा दिया, तो आपको क्या मिल जाता है, बाजार कीमतों पर मिल जाता है। आगे बात समझ में, एक ही चीज को मैं कई बार बता चुका हूं, क्यों, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता है और कई बार हम लोग बुक्स पढ़ रहे होते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो कई लोगों को समझ में नहीं आता कि यार ये जीडीपी फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, जीडीपी मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, जीडीपी बेसिक प्राइसेस का मतलब क्या है। तो इतनी छोटी सी चीज है और क्योंकि इतनी ज्यादा यूजफुल है इसलिए इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है, इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं। ठीक, अच्छा अब देखिए आधारिक कीमतों पर, तो यहां पर क्या है, ये बीच में आ जाएगा, यहां पर फैक्टर कॉस्ट मान लीजिए आपका, हम लोगों ने जो उदाहरण लिया था पिछले वीडियो में, 100 रुपए का हो रहा था, 130 रुपए का आपका मार्केट प्राइस हो रहा था, और उस उदाहरण में एकदम बीच में आ जा रहा था 115, जरूरी नहीं एकदम बीच में आए, लेकिन 100 और 130 के बीच में ही आएगा क्या, आपका बेसिक प्राइसेस, क्या आएगा यहाँ पे, तो आपको मार्केट प्राइसेस पर है। ठीक, तो होता क्या है, आधारिक कीमतों पर जीडीपी का मान इन्हीं दोनों के बीच में रहता है। इन्हीं दोनों कौन कौन, फैक्टर कॉस्ट साधन लागत और बाजार कीमतें मार्केट प्राइसेस, इन दोनों के बीच में ही रहेगा। एकदम बीच में ये जरूरी नहीं है, 100 से 101 भी हो सकता है, 129 भी हो सकता है, दशमलव में भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के बीच में रहेगा। आगे बात सुनने, अब समझो, आधारिक कीमतों पर जीडीपी के आकलन के लिए उत्पादन करों को हम जोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, उत्पादन करों को जोड़ देते हैं और उत्पादन उपदान को घटा देते हैं, तभी तो हम निवल निकालते हैं, तो शामिल किया जाता है। ठीक है, लेकिन उत्पाद करों और उपदान को शामिल नहीं किया जाता। ठीक, इसमें प्रोडक्ट नहीं शामिल होता, प्रोडक्शन शामिल होता, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। अच्छा, ये भी समझ में आ गया होगा। अब समझिए, हमारा जो सीएसओ है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, बहुत रेप्यूटेड, अच्छा काम करते हैं ये लोग काफी, है ना। ये क्या है, आधारिक कीमतों पर जीवे का निर्मोचन करता है, पब्लिश करता है जो, तो वो किस पर आता है, हमारा आता है बेसिक प्राइसेस। मैंने बताया 2015 के बाद से चीजें बदल गई, कहानी बदल गई। अच्छा, अब समझिए, आधारिक कीमतों पर आपको जीवे निकालना होता तो आप क्या करते हो, साधन लागत पर आपने जीवे निकाला, और ये हम लोगों ने निकाला था जीडीपी कैलकुलेशन में, है ना, और आपने निवल उत्पादन कर को जोड़ दिया। किसको जोड़ा है, प्रोडक्शन को जोड़ रहे हो। ठीक है, प्रोडक्ट को नहीं, क्यों, क्योंकि आप बेसिक प्राइसेस निकाल रहे हो, मार्केट प्राइस जब निकालोगे तो इसी में आप क्या कर दोगे, उत्पाद कर को भी जोड़ दोगे। ठीक है, कौन सा उत्पाद कर, निवल, निवल क्यों, क्योंकि आप सब्सिडीज को घटा देते हो, तो यहाँ पर हम लोग ले देंगे ये प्लस, आप यहाँ हटा करके यहाँ पर प्लस कर दिया, प्लस उत्पाद कर। ठीक, अच्छा हो गया, तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हो जाएगा, जो भी आपका जीवीए फैक्टर कॉस्ट में है, जब आप उसमें नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को जोड़ दोगे, नेट याद रखना, तो आपको मिल जाएगा जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, मिल गया। ऐसे ही आपने बेसिक प्राइसेस में जब आपने क्या जोड़ दिया, प्रोडक्ट टैक्स को जोड़ दो, नेट प्रोडक्ट टैक्स को, तो आपको मिल जाएगा जीवीए एट मार्केट प्राइसेस। यही बात हम लोग कर रहे थे उतनी देर से। अच्छा, अब क्या हुआ, अब हम लोगों के पास, मेरे लिए थोड़ी सी फिर से दुख होता है, एनसीईआरटी बहुत अच्छा काम करती है, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में एनसीईआरटी को लेकर के। ठीक है, लेकिन कई जगह पर, खासतौर से जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स में, कई जगह पर ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि थोड़ा सा मन दुखी हो जाता है। हमारी हिंदी की किताब में लिखा हुआ है आधुनिक कीमतों पर, मॉडर्न प्राइसेस पर। मॉडर्न तो कुछ होता ही नहीं भाई, यहां पर आधुनिक की जगह पहले तो होगा आधारिक, एक तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, जो सीएसओ ने छाप करके दिया है वहां से छाप करके भी गलती कर दी है, आधुनिक की जगह आधारिक होगा। तो आधारिक कीमतों पर अगर हमें जीवे मिल रहा है, इसका मतलब क्या, मतलब हमें बेसिक प्राइसेस पर मिल रहा है, वो हमें दे रखा है इतना, ये कितना है, 119 लाख करोड़ की बात हो रही थी, और 2011 और 12 के प्राइसेस पर है, ये पीपीपी होता है। अभी इसको आपको आगे समझा दूंगा। तो 2011-12 के प्राइसेस पर 2017-18 में भारत की जो जीडीपी थी उसकी अगर हम बात कर रहे हैं, अब जीवीए समझ लो। ठीक है, जीवीए और जीडीपी में थोड़ा सा डिफरेंस, हमारे चैप्टर में अभी तक कोई डिफरेंस ऐसा नहीं है। तो जो हमारा जीवीए था वो कितना था, 119 लाख करोड़ और 119,76,000 करोड़ के आसपास था। ठीक है, ये लाख करोड़ में बात हो रही थी। अच्छा, अब यहां पर जब हम लोगों के पास क्या आ जाता है, जब आधारिक कीमतें आ जाती, बेसिक प्राइस आ जाता, तो बेसिक प्राइस में उत्पादन कर तो जुड़ चुका है ना, उत्पाद कर बाकी रह गया, तो उत्पादन कर यहां पे लिखा हुआ है, ये उत्पादन नहीं होना चाहिए, ये उत्पाद होना चाहिए। निवल उत्पाद कर जब आप इसमें जोड़ोगे तब आपको मार्केट प्राइस मिलेगा, और जो मार्केट प्राइस पर मिलता है उसी को हम सीधा जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी मार्केट प्राइस अलग से नहीं बोलते हैं। तो जो जीडीपी इन्होंने निकाला है, यहां पर निवल उत्पाद लिखना चाहिए। एक तो यहां पर आधारिक गलत है और यहां पर उत्पाद होना चाहिए। ठीक, तो हम लोग इन दोनों को जोड़ दिया तो हमें 130 लाख करोड़ से ऊपर की जीडीपी मिलती है 2017-18 में, 2011 और 12 के प्राइसेस पर। अच्छा, अब समझिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारी हिंदी की किताब में गलत दिया रहता है, इंग्लिश की किताब में सही दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी चीज ठीक ही है इंग्लिश की किताब में, थोड़ा यहाँ पर। अब देखो, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस जो है,
ये यहां पर इन्होंने सही लिखा है, क्योंकि बेसिक इन्होंने हिंदी यहां पर करने की जरूरत है नहीं, तो ये तो चलो सही लिखा हुआ है, संख्या वही है 119.7 लिखा हुआ है। ठीक है, आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, इसके लिए क्षमा, क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी से मिल नहीं पाया। और यहाँ पर जो नेट प्रोडक्शन टैक्सेस है ये फिर से गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर फिर से प्रोडक्शन नहीं होगा, फिर से नेट प्रोडक्ट टैक्सेस होगा। क्यों? क्योंकि हम मार्केट प्राइस निकालने के लिए प्रोडक्ट की तो जोड़ेंगे, बेसिक प्राइस में तो ऑलरेडी प्रोडक्शन टैक्सेस जोड़ चुके हैं हम लोग। ठीक, तो यहाँ पर भी गलत लिखा हुआ है। अच्छा, अब जो सही होता है वो ऐसा कुछ है, ये मैंने इंटरनेट से छाप करके निकाला है। आपको थोड़े संख्याएं कम दिख रही होंगी, वो संख्या इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आपको मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ कैसे निकालते हैं। ये आपका स्टेटमेंट है, सेकंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ, अब रिवाइज एस्टिमेट्स भी आते हैं, वो सारी चीजें आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन आप समझ लो, ऑफ नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑन जीडीपी 2018-2019, 2018 और 19 में हम लोगों की बात की हुई है। अच्छा, अब समझिए इसमें क्या है, जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, जो हमारी इंग्लिश की किताब में लिखा हुआ था एकदम सही है। आपने जीवीए एट बेसिक प्राइसेस यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड आधारित कीमतों पर आपने निकाला, जीवीए आधारित कीमतों पर निकाला, उसमें आप प्रोडक्ट टैक्स जोड़ते हो ना, यहां पर लिखा हुआ है नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहां पर प्रोडक्शन नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि ये ऑफिशियल उठा रखा है, एनसीईआरटी में गलत कर दिया गया। तो यहां पर क्या है, नेट टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट्स, तो इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हमें मिल जाती है जीडीपी। ठीक, अच्छा, और यहां पर एक और चीज लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, एक और चीज जो लिखी हुई है अंतिम, वो लिखी हुई है आपकी एनडीपी। क्या लिखी हुई है? एनडीपी। अच्छा, एनडीपी का मतलब क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या करते थे, हमारे जो ग्रॉस में से हम लोग डिप्रिसिएशन को घटा देते थे, ह्रास को घटा देते थे, तो हमें नेट मिल जाता था। अब नेट का हमारे यहाँ पर अभी सीधे सीधे इतना काम नहीं है, लेकिन आप ये समझ लो कुल मिला करके कि बेसिक प्राइसेस में आप प्रोडक्ट्स को जोड़ते हो, तो ये दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों में गलत लिखा हुआ था, ये चीज मैंने पॉइंट आउट की। अच्छा, अब एक और चीज बाकी रह गई, वो भी बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग है थोड़ी, जो रियल लाइफ में आती है, तो कई बार समझ में नहीं आता, जो हमने पढ़ा होता है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जीडीपी का संगठन, जीडीपी किस किस तरह से मिलकर के बनी हुई है, इसको किस तरह से हम लोग रियल लाइफ में ऐड करके जोड़ रहे हैं, तो वो देखो क्या होता है, संगठन क्या क्या चीजों से बना हुआ है। तो पहला तो आपका है निजी अंतिम उपयोग व व्यय, थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, ये आपकी किताब में भी दे रखा है, आप उसको देख लीजिएगा, 2.6 आपकी टेबल है ये। अच्छा, निजी अंतिम उपयोग व्यय, तो क्या हुआ, सरकार नहीं कर रही है, जो प्राइवेट कंजम्पशन है फाइनल, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मेथड से निकालना है, तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आया। अच्छा, अब कुछ सरकार भी कर रही होगी, तो सरकारी अंतिम उपयोग व्यय आ गया, तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आ गया, तो यानी कि गवर्नमेंट ने जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया वो आ गया, और प्राइवेट सिटीजन्स ने जो किया वो आ गया। अब क्या बचा, इसी में सकल स्थायी पूंजी निर्माण, ये आपने कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सकल स्थायी पूंजी निर्माण में क्या हुआ, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया टोटल पूरी इकोनॉमी में, क्यों, क्योंकि ये तो आपका कंजम्पशन हो गया, हम लोग याद करिए सी प्लस आई, आई क्या होता था, इन्वेस्टमेंट होता था। ठीक है, तो स्टॉक में, अब आई में क्या क्या जाएगा, जो स्टॉक में परिवर्तन होता था वो भी हम लोग निवेश मानते थे, तो यहाँ पर सकल स्थायी पूंजी निर्माण और स्टॉक में जो परिवर्तन है वो दोनों आपने जोड़ दिया, तो आपको एक तरह से मिल गया आई, क्या मिल गया, आई, इन्वेस्टमेंट। अब एक नई चीज आती है जो आपने नहीं पढ़ी है, वो क्या आ रहा है, मूल्यवान वस्तु में, वैल्यूएबल्स, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक, अभी इसको आप लेक्चर के लिए छोड़ दो। ठीक, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जो मैंने पढ़ाया था, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। जब रियल लाइफ में जाते हैं ना, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हमें समझना पड़ता है कि अच्छा ये कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स टाइप की चीजें हैं, तो उसी में ये आपकी मूल्यवान वस्तु आ जाती है, इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, वैल्यूएबल्स, क्या बोल देते हैं, वैल्यूएबल्स। ठीक, इसको हम लोग देखेंगे अलग से। अच्छा, तो आपको जो निवेश है उसमें इन तीनों को जोड़ दिया गया, तो यहां पर वास्तव में निवेश में दोनों की जगह तीनों, तो जो मूल्यवान वस्तुएं थी वो भी आपका निवेश का हिस्सा बना दिया। ठीक, ये आ गया। अब समझिए फिर क्या हुआ, वस्तु तथा सेवाओं का निर्यात, आपने जो एक्सपोर्ट किया, ठीक, और वस्तु तथा सेवाओं का निर्यात आयात, तो x माइनस एम, एक्स आप जोड़ते हो और m को घटा देते हो, तो देखो ये आपका 25.98, ये आपने निर्यात किया, 25.98 निर्यात किया, लेकिन आयात कितना किया, 28.26, यानी कि हमारा ये जो संख्या है ये 25 जोड़ोगे, यहाँ पे 28 घटाओगे, जो भी दशमलव में उसको छोड़ दो, तो यहाँ पे कुल मिलाकर के नेगेटिव हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है, क्योंकि हमारा जो देश है वो ज्यादा आयात करता है, बाहर से ज्यादा सामान खरीदते हैं, हम बेच कम पाते हैं अपेक्षाकृत रूप से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें ये 2.28 जो है वो नेट एक्सपोर्ट्स मिल रहा है, जो नकारात्मक है, तो इसको हम घटा देंगे। ठीक है, ये जो है वो घटेगा, तो ये जो है घटाने वाली चीज है। फिर क्या हुआ, विसंगतियां, डिस्क्रिपेंसीज हो जाती है, हम लोग अलग अलग मेथड्स में काउंट करते हैं, तो जो डिस्क्रिपेंसी आती है उसको हम लोग अलग से एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमारी इतनी निकल करके आ रही है। फिर हम लोग जब इसको इन सबको जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी मिल जाएगी। अब इसमें दो चीजें कौन कौन सी है, एक तो विसंगति आपको थोड़ा सा नहीं समझाया होगा, बाकी आपको थोड़ा सा वैल्यूएबल्स नहीं समझाया, तो मैं बता देता हूँ बाकी क्या है। बाकी आपका वही है, सी ये हो गया कंजम्पशन टोटल, ये आई हो गया निवेश हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है,
प्लस गवर्नमेंट वाली साइड से जो गवर्नमेंट ने वही खर्च किया था ना, उसी गवर्नमेंट ने अपना कंजम्पशन भी दिखा दिया। और सकल हम लोगों ने जो निवेश की बात की है वो सकल स्थायी पूंजी निर्माण की बात की है, तो उसमें गवर्नमेंट का हिस्सा भी है। तो C प्लस आई प्लस जी तो हो ही गया यहीं पर, ठीक है। ये जो C प्लस आई दिख रहा है वास्तव में इसमें C प्लस आई प्लस जी भी सम्मिलित है, और ये क्या हो गया x माइनस एम, तो सबको जोड़ दिया आपको जीडीपी मिल गई, ठीक। अब इसी में जो आपके वैल्यूएबल्स हैं वो क्या होते हैं, आर एक्सपेंसिव ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स हैं, ड्यूरेबल मतलब लंबे समय तक चलेंगे और बहुत महंगे हैं, ठीक। दैट डू नॉट डिटेरियोरेट, डिटेरियोरेट मतलब खराब नहीं होते, ओवर टाइम बहुत समय तक चलते हैं, तभी तो ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल को बोला जाता है जो बहुत समय तक चले। आर नॉट यूज्ड इन कंजप्शन, तो इनको कंज्यूम करते नहीं हो। और प्रोडक्शन, अब प्रोडक्शन में यूज नहीं करो तो उसको निवेश उस तरह से माने नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हम लोग कैपिटल गुड्स का प्रयोग कर रहे होते हैं प्रोडक्शन में। एंड आर एक्वायर्ड प्राइमरीली एज स्टोर्स ऑफ वैल्यू, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप, जिनकी कीमत है, ठीक, बन गई हैं। ना तो आप इनका कंजम्पशन करो कि ड्यूरेबल है, बहुत लंबे समय तक चल रही है, और ना ही आप इनको प्रोडक्शन में यूज करो, तो कैपिटल गुड्स भी नहीं मान सकते, पूंजीगत वस्तु भी नहीं मान सकते। इसी वजह से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यूएबल्स। अच्छा, और डिस्क्रिपेंसीज क्या है? डिस्क्रिपेंसीज में देखिए जो विसंगतियां हैं इन द स्टैटिस्टिकल जीडीपी डेटा। स्टैटिस्टिकल हम लोग सांख्यिकीय रूप से जो डेटा निकाल रहे होते हैं जीडीपी का, उसमें क्या हो जाता है, रिफर टू द डिफरेंस इन नेशनल इनकम अंडर प्रोडक्शन मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो हम लोगों ने पढ़े थे, 3 मेथड्स पढ़े हुए थे, उत्पाद विधि पढ़ी हुई थी और हम लोगों ने व्यय विधि पढ़ी हुई थी। तो उत्पाद विधि और व्यय विधि में जो अंतर आ जाता है ना, उसी को हम लोग डिस्क्रिपेंसी बोल देते हैं इसमें, ठीक है। तो इस जो टेबल में आपने देखा था, इसमें सिर्फ यही सारी चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आई थी, बाकी हम लोग जो पढ़ा हुआ था उसी हिसाब से निकाला गया है, उसी का डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। उम्मीद आपको सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, समझ में भी आया होगा, मजा भी आया होगा। हम लोग इसी चैप्टर में कुछ चीजें बची हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत ही बड़ा चैप्टर भी था। कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में कवर कर लेंगे। सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।